केवीएल मेथड पढ़ा था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला, ठीक है। और अब सर हम माउंटेन ड्यू पी रहे हैं, नहीं माउंटेन ड्यू, मॉन्स्टर ड्रिंक पी रहा हूँ यार। आज हम पढ़ेंगे नोडल मेथड और हम पढ़ेंगे आज सेल, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। केवीएल में कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको एक रिकैप बता देता हूँ केवीएल का स्लाइड में ही। वैसे तो कल ही पढ़ा है, कल नहीं मतलब परसों पढ़ा है, तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। जो आपके क्वेश्चंस वाले डाउट हैं वो आपको डाउट सेशन में पूछ लेने थे आज, है ना। मैंने आपको बता दिया था आज डाउट सेशन में। और ये वाला जो 51 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको 4 मेथड से कर सकते हैं। और केवीएल से तो हो ही जाएगा, 2 लूप बना के 2 इक्वेशन बना के, जैसा कि आज मैंने सुबह बताया। उसके अलावा ये नोडल मेथड से होगा, उसके अलावा ये सेम क्वेश्चन सेल कॉम्बिनेशन से होगा, और उसके अलावा जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ लोगे तो पोटेंशियोमीटर से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एक चीज आप ध्यान रखना, कई बार ये होता है कि सर हम कौन सा मेथड लगाएं, ये इससे भी हो रहा है, ये इससे भी हो रहा है, तो हम कौन सा मेथड लगाएं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको समझ में आएगी, है ना। वैसे मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो हिट करता है वो ये वाला मेथड है, नोडल मेथड, जिसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में केवीएल देखो हमने कैसे किया था, केवीएल के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो था ना यार, इसका कुछ आंसर जो है ये 7 नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या आप लोगों ने ट्राई किया था ये, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसका आंसर एक्चुअल में 6 है। ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर प्रिंटेड वाले में, और मैंने क्या है सीधा प्रिंटेड 7 देख करके इधर 7 लिख दिया था। हम इसको जब भी I1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट करेंगे और I2 की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल गेट आंसर 6 वोल्ट। I2 की वैल्यू यहाँ पर 1 डालोगे, I1 की वैल्यू यहाँ पर 2 डालोगे, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और केवीएल की इक्वेशन बच्चों देखो, आपने 2 लूप के लिए सीखा था, है ना। या तो आप ये कर सकते हो कि आप जितनी बैटरी दी गई है दोनों से करंट मान लो, जैसे ऊपर वाली बैटरी से I1 करंट मान लिया, नीचे वाली से I2 मान लिया, बीच में I1 प्लस I2 गया, ऊपर I1 अपने रास्ते, नीचे I2 अपने रास्ते। या फिर आप एक ही बैटरी को लेकर के भी प्रोसीड कर सकते हो। एक ही बैटरी को लेके कैसे प्रोसीड करोगे, जैसे यहां से आपने लिया I करंट, उस I करंट का इधर डिवीजन कर दिया, I डैश इधर गया, I माइनस I डैश इधर गया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें क्या अच्छा लगता है। देखो मैं अपना बता देता हूँ, मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि 2 बैटरी तो दोनों बैटरी से I1 I2 मान, ठीक है। उससे सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगी I1 I2 में, और उनको सॉल्व करना फिर हमारे ऊपर है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम सेल कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो जब मैं सेल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तब वापस से क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपन नोडल मेथड। स्टार्ट करें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन नोडल मेथड। नोडल मेथड देखो, आपको एक सर्किट दिया गया है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन सर्किट। अब अगर मैं इसमें केवीएल वगैरह लेने जाऊं, लूप वगैरह लेने जाऊं, तो बहुत ज्यादा लूप बनेंगे और बहुत ज्यादा वेरिएबल्स बनेंगे। तो उसको ना करते हुए हम नोडल मेथड अप्लाई करते हैं। क्या है नोडल मेथड, देखो एक बेसिक क्वेश्चन अपन समझते हैं, इसको अच्छे से समझना है, उसके बाद लाइन से स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला काम बच्चों, आपको इस सर्किट को अच्छे से एनालाइज करना है, ये चेक करना है कि इस सर्किट में कितनी बैटरीज हैं, कितने रेजिस्टेंस हैं, सारी चीजें देख लो। तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक बैटरी तो ये है, ये वाली 4 वोल्ट वाली, एक 10 वोल्ट वाली, एक 2 वोल्ट वाली। देयर आर 3 बैटरीज। रेजिस्टेंसेस देख लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं जरा आता हूं इस सर्किट पर यहां पर, ठीक है। अब मेरा अगला टारगेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। किसी भी एक बैटरी को पकड़ लो, किसी भी एक बैटरी को, जैसे आपको 3 बैटरी दी गई है, तो अज्यूम कंसीडर एनी वन ऑफ द बैटरी आउट ऑफ दीज 3 बैटरी। सो लेट सपोज मैंने ये 4 वोल्ट वाली बैटरी को कंसीडर किया। अब कंसीडर किया मतलब मैं यहां पर इसके पोटेंशियल्स ड्रॉ कर देता हूं।
तो प्यारे बच्चों मान लो मैंने नेगेटिव साइड पर पोटेंशियल 0 मान लिया, तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव पर 0 है तो पॉजिटिव पर कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर नेगेटिव पर ये है तो पॉजिटिव पर ये हो जाता है। तो मैंने नेगेटिव पर 0 मान लिया तो पॉजिटिव पर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप देखो कि जहां जहां ये प्लेन वायर जुड़ा हुआ है, जैसे ये 0 है तो यहां पर भी 0 आ जाएगा, ये ऊपर भी 0 पहुंच जाएगा, बिकॉज इट इज अटैच्ड बाय प्लेन वायर। जहां जहां प्लेन वायर वहां वहां सेम पोटेंशियल आता जाएगा। एंड बेटा ये यहां पर अगर 0 है तो इस साइड में भी 0 आ जाएगा और ये इस साइड में भी 0 आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, अब जरा इसको देखो, ये 10 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव साइड तक 0 आ गया, यहां पर 0 आया तो ये पॉजिटिव साइड कितना आ जाएगा, अपने आप 10 आ जाएगा। 10 वोल्ट की नेगेटिव साइड 0 है तो पॉजिटिव साइड 10 आ जाएगा। पढ़ा था पिछली क्लास में ऐसा, ठीक है। अब जरा आते हैं हम यहां पर, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या लें, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ना तो 0 होगा, ना 4 होगा, ना 10 होगा। अब मैं यहां पर कितना लिखूं इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, मैं इसको 0 नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने 0 यहां पर लिया है, किसी एक बैटरी को पकड़ के 0 बोलना है, ध्यान रखना। तो इसका पोटेंशियल हम नहीं बता सकते, 0 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूं, तो बेटा देखो हम यहां पर क्या करेंगे कि ये सबसे पहले ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, ये यहां पर, इसको आप बोल दीजिए इसका पोटेंशियल है x, बिकॉज यू डोंट नो, ना तो ये 0 हो सकता है, ना ये 10 हो सकता है, ना ये 4 हो सकता है, ना ये 2 हो सकता है। अगर ये वाला x हो गया तो इस बैटरी के पॉजिटिव साइड आ गया x। अब अगर पॉजिटिव साइड x है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो बताओ नेगेटिव पर कितना बोलोगे, सोच के बताना। पॉजिटिव पर x है, यहां पर कितना होगा भाई, पॉजिटिव का माइनस नेगेटिव का वैल्यू, नेगेटिव का वैल्यू, नेगेटिव वाले को क्या मान रहे हो, y मान लो। पॉजिटिव का माइनस नेगेटिव का वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है ना। सो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x 2 को इधर ले आओ, -2 इज इक्वल टू 1। तो नेगेटिव वाले का कितना आएगा बच्चों, y की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ जाएगी, x -2। ठीक है, किसी को कोई डाउट, 2 - x नहीं, x -2 होगा। पॉजिटिव का x मान लिया, नेगेटिव वाले का निकालना है, उसको y मान लिया। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज 2। तो यहां से अपने आप नेगेटिव का वोल्टेज क्या आ गया, x -2। तो बच्चों यहां पर इस नेगेटिव वाले का कितना आ गया, x -2। तो ये हर जगह यहाँ पर x -2 चलता जाएगा। कितना काम आपको करना है, ठीक है। अब इसमें आपको एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, वो है x। जब अपन केवीएल वगैरह करते थे तो उसमें 2 वेरिएबल नजर आते थे, वो क्या क्या थे, I1 थे, I2 थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। अब मैं यहाँ पर नोडल मेथड लगा करके इस x को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। नोडल मेथड क्या है, आप इस सर्किट में कोई भी एक नोड को सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक जंक्शन को सेलेक्ट कर लो। जंक्शन या नोड उसको बोलते हैं बच्चों जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस आके जुड़ी हुई रहती हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि यार इसको अपन एक जंक्शन की तरह या नोड की तरह ले सकते हैं। लेने में इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, है ना, इसको ले लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 ब्रांचेस नजर आ रही है। ठीक है, इसको आपने क्या मान लिया, एक नोड मान लिया। नाउ अब हमें नोडल मेथड कैसे अप्लाई करना होता है। नोडल मेथड कुछ भी नया चीज नहीं है, ये किरचॉफ करंट लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। किरचॉफ करंट लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। उसी का इस्तेमाल करते हैं अपन यहां पर। तो बेटा मैंने ये x को एक नोड मान लिया यहां पर, और मैं यहां अपनी तरफ से कुछ करंट अज्यूम करता हूं।
ध्यान रखना मैं अपनी तरफ से कुछ करंट अज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने एक करंट यहां मान लिया, इस तरफ जाता हुआ, इसको नाम दे दिया I1। एक करंट इधर मान लिया, इसको नाम दे दिया I2। एक करंट इधर मान लिया, इसको नाम दे दिया I3। और एक करंट इधर मान लिया, इसको नाम दे दिया I4। तो अकॉर्डिंग टू नोडल टेक्निक आप एक नोड को सेलेक्ट करिए और उस नोड से सारे करंट्स मानिए आउटगोइंग डायरेक्शन में। ये अपन अपनी तरफ से मानिए। I1, I2, I3, I4 not given, we are assuming it on our own। हम अपने हिसाब से मान रहे हैं। और एक और चीज ध्यान रखें कि अपने हिसाब से मान रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं वो बेस्ट तरीके की यहां बात कर रहा हूं कि आप सारे के सारे करंट को आउटगोइंग अज्यूम कर लीजिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई करंट आउटगोइंग ना होकर के इनकमिंग होगा तो उसकी वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव आएगी। ये बताता हूं मैं आपको अभी, पर आप अभी सारे के सारे करंट्स को मान लीजिए कि उस नोड से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सो लेट मी राइट हियर, अज्यूम ऑल द करंट्स आर आउटगोइंग। सारे के सारे करंट हमने मान लिए आउटगोइंग फ्रॉम द नोड X। ठीक है, X से हमने सारे के सारे करंट मान लिए आउटगोइंग बाहर निकलते हुए। अब बेटा अगर हमने सारे आउटगोइंग मान लिए हैं तो इनकमिंग तो फिर एक भी नहीं हुआ हमारे अकॉर्डिंग। दैट मीन्स इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट has to be equal to sum of all incoming current। बट जिस हिसाब से मैंने माना है उस हिसाब से एक भी करंट इनकमिंग नहीं। दैट मीन्स इन सारे करंट का सम किसके बराबर करना है? किसके बराबर करना है? बोलो बोलो बोलो। इनकमिंग एक भी नहीं माना ना, मैंने अपनी तरफ से माने और मैंने सारे आउटगोइंग माने। मेरी इच्छा थी, मैंने आउटगोइंग मान ली और आपको भी यही इच्छा रखनी है कि आउटगोइंग करंट्स मान। सो इसका सम 0 के बराबर, क्योंकि इनकमिंग एक भी नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी इक्वेशन हमने लिख दी। अब हम I1, I2, I3, I4 की वैल्यू लिख करके देखते हैं कि क्या आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट I1, I1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप? तो प्यारे बच्चों देखो, I1 करंट फ्लो कर रहा है जो मैंने माना है उस हिसाब से X से 0 की तरफ। तो जो मैंने माना है उस हिसाब से ये बताओ कि हाई पोटेंशियल पर कौन होना चाहिए, 0 या X? Which should be at high potential? Very good, X हाई पोटेंशियल पर रहा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? X minus 0। So potential difference is X minus 0। And what should be the value of current? Potential difference upon resistance। है ना, हम जानते हैं करंट I को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। नॉर्मली हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ। सो बच्चों मैं यहां पर I1 करंट को देखो लिखता हूं। I1 करंट आई विल बी राइटिंग X हाई पर 0 लो पर, तो X माइनस 0 बाय 2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ऐसे यार आप I2 करंट के बारे में बताओ। I2 करंट देखो, तो I2 करंट मैंने लिया है X से 4 वोल्ट की तरफ जाता हुआ। तो जिस हिसाब से मैंने लिया है उस हिसाब से कौन हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, 4 वोल्ट या X? अगेन X हैज टू बी एट हाई पोटेंशियल। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा करंट की डायरेक्शन हाई से लो होती है ना, तो X हाई पर होगा और 4 लो पर होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? X minus 4। And what is the value of current? X minus 4 by 2। तो जब मैं I2 की वैल्यू को लिखूंगा तो I will write X minus 4 by 2। अब जरा I3 की वैल्यू पर आते हैं। I3 की वैल्यू, I3 कहां से कहां माना है भाई आपने? I3 माना ये X से कहां जा रहा है? 10। अगेन X has to be at high potential, तो ये बन गया X minus 10 by 2। यार देखो ये I1, I2, I3, I4 मैंने अपनी तरफ से माना, तो जिस हिसाब से मैंने माना है उस हिसाब से X हाई पोटेंशियल पर रहेगा सब में। अब बात करते हैं I4 की। I4 को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब यार मैं I4 अगर लिखूंगा तो I4 जा रहा है,
यहाँ तो सीधा बैटरी नजर आई, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब आप एक चीज जानते हो, अगर यहां पर बच्चों I4 करंट है तो ये पूरा करंट I4 ही होगा, इस तरह से। तो I4 को हम बेटा यहां से निकालते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल x-2 देख लो और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 देख लो। तो x-2 से 0 की तरफ जा रहा है I4। सो क्या लिखेंगे I4 को, बताओ आप लोग। भाई ये I4 आगे भी I4 ही होगा, इसको यहां से कैलकुलेट करते हैं। x-2 से 0 की तरफ जा रहा है I4। सो व्हाट शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस, x-2 - 0। सो इसको लिख देते हैं x-2 - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। ये मैंने I1, I2, I3, I4 की वैल्यू इंडिविजुअली लिख ली x के रिस्पेक्ट में, और अब मैं इन सब को पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में, यानी I1 + I2 + I3 + I4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें देखते हैं कि क्या चीज मिलेगी। एक बार इसको पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। मोहम्मद बोल रहे हैं बेटा कि I4 फिर से बताओ। देखो भाई मोहम्मद, I4 हम यहां से देखेंगे, इस जगह से ये I4 है, पर यहां पर मेरे को कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, तो बैटरी है। तो हम ओम्स लॉ को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, बट देयर इज नो R। तो आगे चले यहां तक आए, यहां एक R नजर आ रहा है, और जो I4 ऐसे होगा वही I4 ऐसे भी होगा, क्योंकि पूरी ब्रांच में सेम करंट होना चाहिए, है ना। बैटरी मीटर जितना जा रहा है उतना आगे से निकल रहा है। अब I4 करंट को आप यहां से दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेकर के और रेजिस्टेंस से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां का पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, x-2, यहां का 0। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, x-2 - 0, एंड व्हाट इज करंट, x-2 - 0 by 2। अब जरा हम इसको पुट कर देते हैं और निकालते हैं कि x की क्या वैल्यू मिलके आती है। तो I1 को क्या रखेंगे, x - 0 by 2 प्लस I2 को रखेंगे कितना, x - 4 by 2 प्लस I3 को रखेंगे कितना, x - 10 by 2, और I4 को रखेंगे कितना, x - 2 by 2, एंड दिस ऑल सम अप टू 0। सब में से 2 हटा लो, एलसीएम लेके काट दो, तो कितना बचा, ये x प्लस x - 4 प्लस x - 10 प्लस x - 2 इज इक्वल टू 0। x, 2x, 3x, 4x, 4x कम्स आउट 4 और 10 14 और 2 16, यानी यहां से x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई बच्चों, 4 वोल्ट आ। मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन बनानी पड़ी x में। अगर मैं केवीएल वगैरह लगाने जाता सत्यानाश हो जाता, इस वाले से I1 मानो, इस वाले से I2 मानो, इसको इधर डिवाइड करो, इसको ये करो। ठीक है, लंबा नहीं है बेटा, ये मैं आपको बहुत हर चीज बेसिक से बता रहा हूँ। केतन, इक्वेशन तो एक ही बनी है, I1 + I2 + I3 + I4 इज इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन बनी, उसमें I1, I2, I3, I4 की वैल्यू पुट कर दी, निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आते ही सारा खेल पूरा हो गया। अब आप I1 को लिखो, तो I1 आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, देखो I1 ये था, दिस वाज I1। सो क्या हो जाएगा, ये I1 का वैल्यू 4 - 0 by 2, यानी कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। दिस वाज I1। अब अगर मैं I2 को लिखूं, I2 को लिखता हूं x - 4 by 2 था, यानी 4 - 4 by 2, यानी I2 तो 0 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। I3 क्या था, ये था, ये कितना हो जाएगा, 4 - 10 by 2, यानी कितना हो जाएगा, -6 by 2, यानी -3 एम्पियर। एंड I4 ये वाला है, I4 को क्या लिखेंगे, 4 - 2 by 2, यानी कितना बन जाएगा बच्चों, ये 2 - 2 by 2, यानी 1 एम्पियर। तो ये I1, I2, I3, I4 निकाल दिए। अब तुम ये बताओ, मैंने सारे के सारे करंट कैसे अज्यूम करे थे, आउटगोइंग।
आई हैव अज्यूम्ड ऑल द करंट्स आउटगोइंग, लेकिन उन चारों करंट में से एक करंट का डायरेक्शन गलत होगा। अब ये आप बताओ कौन सा करंट गलत माना होगा। हमें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो एक्चुअल में जो करंट आपने गलत मान लिया है बच्चों, वो कौन सा करंट है? I3 करंट है। ये माइनस साइन आपको गलती का एहसास दिला रहा है कि ये एक्चुअल में इनकमिंग रहा होगा। पर ये बात हमें पता लग जाएगी। कैसे पता लग जाएगी? क्योंकि I3 की वैल्यू सॉल्व होने के बाद नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हम जब फाइनल एनालिसिस करें तो देखो, आप जरा ध्यान से देखना, I1 कितना है? I1 2 है ना? ध्यान से देखना बच्चों, ये I1 2 एम्पियर इधर जा रहा है, I3 का तो खेल खत्म है, और I2 का खेल खत्म है। I3 एक्चुअल में इनकमिंग है, मतलब ये 3 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है। देखना बच्चों, इस पॉइंटर को देखना ध्यान से। 3 एम्पियर करंट अगर ऐसे जा रहा है, उस 3 एम्पियर करंट में से इस साइड में चला गया कितना? 2 एम्पियर, और I4 में चला गया 1 एम्पियर, और I2 में तो कोई करंट नहीं जा रहा। तो इस तरह से हम यहां पर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, सॉल्व करने के बाद जो करंट नेगेटिव वैल्यू का आ रहा है, इट मींस वो डायरेक्शन आपने गलत माना। पर आप स्टार्टिंग में सारे ही आउटगोइंग मान के करो। अगर आपने कुछ गलत माना भी होगा तो आपको वो गलती का यहाँ पर एहसास हो जाएगा, गलती पता लग जाएगी, है ना? गलती पता लग रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना। वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ स्विच एस इज क्लोज, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच का हमें करंट बताना है, कब? जब स्विच एस को क्लोज कर दिया। देख लो स्विच एस कहां पर है, ये रहा। तो बच्चों जब इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो कहानी क्या बनेगी? ये क्लोज कर दिया। क्या आपको नोड नजर आ रहा है? यहां पर नजर आ रहा है? आना चाहिए, एकदम बीचों बीच ये नोड है ना? चलो इसको भी नोडल टेक्निक से लगाते हैं। हमें हर ब्रांच का करंट निकालना है जब इस स्विच को क्लोज कर दें। चलो बेटा ध्यान से समझना और देखना इस क्वेश्चन को। यहां पर जब अर्थ किया गया है तो यहां का पोटेंशियल 0 हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आपको पता है। ये 0 हो गया तो ये पूरा प्लेन वायर है, मतलब ये यहां तक 0 हो गया। ये 0 हो गया तो इस साइड में कितना आ जाएगा भाई? 10 वोल्ट आ जाएगा। यहां का नहीं बता सकते, ठीक है? और तुम ध्यान रखना, तुम यहां ऐसे 0 नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आप अगर हर जगह 0 मान लोगे तो गड़बड़ कर दोगे। आपको किसी भी एक बैटरी का 0 मान लेना है, और अगर 0 पहले से स्पेसिफाई कर दिया है सवाल में तो वहां पर 0 लेना है। अब इस क्वेश्चन में यहां 0 स्पेसिफाई कर दिया तो मैं और किसी जगह 0 नहीं ले सकता हूं, ध्यान रखना। सो अगर बेटा मैंने यहां 0 मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर यहां क्या माने, देखते हैं क्या होगा। यहां पर आप इधर आ जाओ, इस साइड में आपको दिया गया है कितना? 4। बैटरी के नेगेटिव साइड 4 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है? अब इसका कुछ पता नहीं लग रहा, इसको अपन मान लेते हैं x। दिस इज x, इसको x ले लिया। अब इसके इस साइड में यहां पर कितना आ जाएगा? x + 6। ये अब आपको टिप्स पर आना चाहिए। और इसके इस साइड कितना आ जाएगा? x + 2। 4 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव पर x + 2 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? x + 2 + 4। और यहां पर 2 आपको एज इट इज दिया ही हुआ है। इस तरह से हम बनाते हैं। जल्दी बताओ कि ये कुछ बनाने में कहीं पर कोई डाउट है? हमने क्या किया, यहां 0 ले लिया, 0 ये हो गया बेटा, तो ये प्लेन वायर, ये भी 0,
ये 0 तो ये tan हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको 10 नहीं मान सकता। अब मैं इधर वाली बैटरी को देखता हूँ, तो ये इधर यहाँ पर 4 वोल्ट दिया गया है, तो ये 8 हो जाएगा, और ये फिर से रेजिस्टेंस आ गया इधर 2 वोल्ट है, इधर फिर से रेजिस्टेंस आ गया, तो कुछ नहीं मान सकते, तो आप बीच वाले को x मान लो। अब आप यहाँ x मान लिए, अब इधर चलो, ये x है, ये 6 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पर पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। इधर वाले का किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, और अब इधर आ जाओ, इधर नेगेटिव वाले पर x है, तो पॉजिटिव वाले पर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब पॉजिटिव वाले पर x प्लस 2 है, और ये 4 वोल्ट का नेगेटिव भी है, तो 4 वोल्ट के नेगेटिव पर x प्लस 2 है, तो 4 वोल्ट के पॉजिटिव पर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2, और फिर आपका ये 2 वोल्ट इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सर्किट का एक पार्ट है बेटा, दिस इज नॉट द कंप्लीट सर्किट। ठीक है, कुमुद सर्किट का पार्ट है। ये बच्चों यहां देखो यार, इसको x लिया तो ये पॉजिटिव पर कितना हो जाएगा, x प्लस 2, फिर 4 और ऐड कर दो तो x प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर? चलो बच्चों, अब उसके बाद हम यहां पर वही काम करते हैं जो हमने पहले किया। हम 2-3 करंट मान लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको कितने करंट मानने की जरूरत पड़ेगी। एक आप इधर मान लीजिए I1 करंट नीचे, एक आप इधर मान लीजिए I2 करंट, और एक आप इस तरफ मान लीजिए I3 करंट। ठीक है, तो x की कहानी ऐसी बन रही कि x है, नीचे को जा रहा है क्या, I1, इस तरफ को जा रहा है क्या, I2, और इस तरफ को जा रहा है क्या, I3। और आप जानते हो बच्चों, ये तीनों करंट जो है ये आपको दिए नहीं गए हैं, ये आपने अपनी तरफ से माने हैं, और आपको सारे के सारे करंट कैसे मानने हैं, आउटगोइंग। ठीक है, आपने सारे के सारे करंट क्या माने हैं, आउटगोइंग माने। अब हम एक एक करके इन करंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं, एंड देन इनको ऐड करके 0 के बराबर कर देते हैं, तो एक ही इक्वेशन बनेगी भाई, और x निकल आए। So what will be the equation? I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. Now let's talk about current I1. I1 तो बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो है करंट सारे के सारे आउटगोइंग माने। I1 करंट को क्या लिखूंगा, X से कहां आ रहा है, 10 की तरफ आ रहा है। देखो जल्दी से, अब तुम लोग कमेंट्स में लिखो कि तुम I1 को क्या लिखोगे। 5 वो कर रहा है जो सीधा पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस कर रहा है, जबकि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है ना। 5 नहीं आएगा, x से 10 की तरफ जा रहा है, सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, x माइनस 10। अगर तुम 10/2 कर रहे हो तो तुम सत्यानाश कर रहे हो। करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है बेटा, और मैंने आउटगोइंग करंट माना है x से 10 की तरफ, तो x हाई पोटेंशियल पर माना है, 10 लो पर माना है। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10, और इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो करंट आ जाएगा। तो I1 तो लिख लिया आसानी से। अब बात करते हैं I2 की। I2 करंट कहां देखें यार, I2 करंट तो यहां जा रहा है। कैसे देखें अब I2, तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो I2 चला, ये तो बैटरी आ गई, I2 चला, फिर से बैटरी आ गई, यहां चला तो एक रेजिस्टेंस आ गया। अब जरा मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी करंट क्या होगा बच्चों, I2 ही होगा। इस वाली ब्रांच में भी करंट I2 होगा। अब I2 को देखो कैसे लिखोगे आप, यहां का पोटेंशियल कितना है, x प्लस 6, टोटल x प्लस 6, यहां का कितना है, 2 वोल्ट। So what I will be writing, potential difference x plus 6 minus 2, and करंट को क्या लिखेंगे, x plus 6 minus 2 by 1। तो इसको लिख देते हैं, I2 को लिखा मैंने, ये x plus 2 plus 4 minus 2, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1। ठीक है, नाउ I3 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बहुत इजी है। I3 जरा देखो, I3 कहां पर है, ये वाला I3 है।
अब ये I3 यहां तक गया, ये I3 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, जूम करके बड़ा करके देखेंगे। हाँ जी, I3 करंट देखो कहां से कहां जा रहा है बच्चों, ये यहाँ देखो, ये x+6 यहाँ था और 8 यहाँ था। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, x+6 -8 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो लिख देता हूं यहाँ पर x+6 -8 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका करंट आ जाएगा। I1 I2 I3 निकल गए x के रेस्पेक्ट में। अब तीनों को ऐड करके किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो ये चीज अगर हमारी टिप्स पर हो जाएगी तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैं एक एक चीज को 4 बार बोल के बता रहा हूं आपको, ठीक है, पर आपको ये सब टिप्स पर कर लेना है, टेक्निक सारी समझ लेनी है। ये कितना हो जाएगा, x+4/1, और ये कितना हो जाएगा, x -6 - 8 कितना हो गया, 2/2 = 0। अब बेटा मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा हमारा x - 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 8 + x - 2 = 0। ये 3x, ये 4x, 4x बन गया। अब इसको इधर RHS में ले गए तो कितना बन गया, ये 10 + 2, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 - 8, 12 - 8 किया तो कितना बन गया, ये 4। तो क्या x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब तुम लोग यार ऐसी सोच करके बताना कि इन तीनों करंट में से कौन सा करंट नेगेटिव हो सकता है। एक बार लिख देता हूं इसको ना। तो अगर मैं I1 को लिखूं तो I1 का वैल्यू क्या था, x - 10/2, यानी x कम्स आउट 1 वोल्ट, तो 1 - 10/2 कितना आया, ये -4.5 एम्पियर। I2 की वैल्यू लिखें, I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू कहाँ गया, I2 हमारा x+4/1, यानी 1 + 4/1, यानी आ जाएगा 5 एम्पियर। और अगर मैं I3 की वैल्यू लिखूं तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I3 will come out x - 2/2, यानी 1 - 2/2, यानी आ जाएगा -0.5 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, एक्चुअल में अब कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये दोनों जिनमें माइनस आ रहा है, ये दोनों एक्चुअल में आउटगोइंग ना होकर के कैसे होंगे, इनकमिंग करंट होंगे, और ये वाला तो आउटगोइंग नहीं होगा। तो देखो बहुत इजी टेक्निक है। हाँ बेटा गंगाधर, सारे हो जाएंगे सॉल्व। बहुत इजी टेक्निक है, सिर्फ एक इक्वेशन बनानी होती है ना, सिर्फ एक इक्वेशन बनाएंगे और हमारा x निकल आएगा, उसके बाद हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। केवीएल में क्या होता है, 2 इक्वेशन आप बनाते हो, इसमें आपको एक ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको भी नोडल मेथड से करेंगे। फाइंड आउट करंट थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इट। I3 कैसे आया, ये पूछ रहा है। I3 ये लिखा हुआ, x को पुट कर दो 1, ठीक है, 1 - 2/2 -0.5। क्वेश्चन इज फाइंड आउट करंट थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इट। यार स्विच को क्लोज करने के बाद स्विच से ही करंट पूछ रहा है वो, ठीक है। मंगला कह रही है कि सर 2 में 2 वोल्ट क्यों नहीं गिने, कौन सा 2, सारा गिना है बेटा, x + 2 + 2 रख दो ना आप, x को 1 रख दो यार, ये इक्वेशन है I1 I2 I3 की,
x को 1 1 1 डाल दो सब में, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये 8 यहाँ का पोटेंशियल है ना, इसलिए आ रहा है 8 के यू x प्लस 6 माइनस 8/2। क्या ये आंसर सही है? अरे यही आएंगे बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोडल टेक्निक से करेंगे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट करंट थ्रू द स्विच एस आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इट। स्विच एस को क्लोज कर दिया, ये वाला स्विच, इसको क्लोज करने के बाद स्विच से ही भाई करंट बताना है, ठीक है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या क्वेश्चन था कि इस स्विच को क्लोज करने के बाद बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, वो हमने बताया था, है ना। जैसे स्विच को क्लोज कर दिया, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बैटरी से कितना करंट निकलेगा वो हमने बताया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या करना है, स्विच को क्लोज करने के बाद ए से बी के बीच में कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन को नोडल टेक्निक से करने जाते हैं। तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले तो स्विच को क्लोज कर दो यार, ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया, तो ये बीच में ऐसे सिंपल कनेक्शन आ गया ए से बी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है कि सर ए से बी के बीच में तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आप सीधा क्या कहते हैं, करंट को क्या कर दो, जीरो कर दो। क्या यहां पर करंट जीरो होगा? अगर मैं आपको बोल लूं एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने सी, एक पॉइंट यहां ले लिया डी, सी और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना, प्लेन वायर लगा हुआ है, क्या सी डी में भी करंट जीरो होगा? ऐसे तो हम हर जगह करंट जीरो बना, तो फिर बैटरी से करंट, यहां पर ई ले लो, ई और सी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये चीज आपको समझनी है। प्लेन वायर में तो हर जगह ही पोटेंशियल सेम होता है, प्लेन वायर में तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस में अगर ऐसा हो जाए ना, ये रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट अगर हो जाए ऐसे करके, तो रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाता, प्लेन वायर से तो जाता है, ठीक है। तो प्लेन वायर से तो करंट होना ही है, प्लेन वायर में तो हर जगह पोटेंशियल सेम होता है ना। तो ये सबसे पहले ये वाला मिसकंसेप्शन हम दिमाग से निकालेंगे कि ए बी में करंट जीरो होगा। तो भाई ए बी में करंट जीरो नहीं होगा, देयर विल बी करंट बिटवीन ए एंड बी। अब वो करंट कितना होता है उसको जरा देखते हैं। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ए और बी जो कि प्लेन वायर से जुड़ चुके हैं, ए और बी के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी, अलग अलग होगा या सेम होगा? हमने बात करी थी जहां जहां प्लेन वायर वहां वहां सेम पोटेंशियल। बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, 6 3 और 3 6 अलग अलग है ना, रेशियो अलग अलग है, तो इट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ए और बी को हम क्या करते हैं बच्चों, मर्ज कर सकते हैं। सो ए और बी को मर्ज करके मैंने एक पॉइंट ये बना दिया, एक ही पॉइंट बना लिया। अब मैं एक और चीज यहां पर करने जा रहा हूं, बैटरी एक पकड़ ली मैंने ये वाली, इसके नेगेटिव पर 0 बोल दिया। अगर नेगेटिव पर 0 बोल दिया तो पॉजिटिव पर 18 हो जाएगा, ये कहानी बन जाएगी। ये 18 यहां तक आएगा, ये 18 यहां तक हुआ, ये भी 18 हुआ, ये 0 यहां तक हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड ये वाला 6 ओम का रेजिस्टेंस है और इस साइड में 0 पोटेंशियल आ चुका है। ये वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इस साइड भी 0 पोटेंशियल आ चुका है। एंड हियर यहां पर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, एंड हियर यहां पर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला 18 और ये वाला भी 18। अब बेटा ए और बी का पोटेंशियल एक्चुअल में सेम है ना, ए और बी आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो आप ए और बी का पोटेंशियल सेम मान करके इसको नाम दे दो कुछ V नॉट। V नॉट इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वी बी। दोनों का पोटेंशियल सेम ही है, दोनों को हमने मर्ज कर दिया, ठीक है।
बेटा जीरो राजशेखर मैंने बैटरी की नेगेटिव साइड पर लिया अपनी तरफ से नेगेटिव पर जीरो लिया तो पॉजिटिव पर ऑटोमेटिकली 18 चला जाएगा, और जहां जहां प्लेन वायर होगा वहां वहां सेम पोटेंशियल होगा। अभी बीच वाले का ना तो जीरो हो सकता है ना 18 हो सकता है, क्योंकि इधर से भी रेजिस्टेंस फंस रहा है और इधर से भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो बीच वाले को मैंने नया नाम दे दिया, वी नॉट दे दिया या एक्स दे दिया, कुछ भी दे दो आप, वी नॉट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वी नॉट ए का भी पोटेंशियल है और बी का भी पोटेंशियल है। अब मैं यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं, वी नॉट से सारे करंट मान लेता हूँ आउटगोइंग, और देखो अब इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, मतलब मैं I1 I2 सीधा लिख रहा हूँ इक्वेशन में, वी नॉट माइनस 18/3 प्लस वी नॉट माइनस 18/6 प्लस वी नॉट माइनस 0/6 प्लस वी नॉट माइनस 0/3 इज इक्वल टू 0। ये चार करंट मैंने माने आउटगोइंग अपनी तरफ से, और उन चारों का सम 0 कर दिया, उससे वी नॉट निकल जाए। अब वी नॉट निकालते हैं, देखो कितना आता है वी नॉट, इनका एलसीएम सबका कितना आ रहा है, व्हाट इज द एलसीएम, 6 इज द एलसीएम। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। आरएचएस में तो 0 × 6 करोगे कोई मतलब नहीं, एलएचएस में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका 2v नॉट माइनस 18 2 36 प्लस वी नॉट माइनस 18 प्लस वी नॉट प्लस ये बन जाएगा आपका 2v नॉट इज इक्वल टू 0। करंट का डायरेक्शन आप समझ जाओ आउटगोइंग है, पर मेरे को करंट नहीं निकालना, मेरे को तो स्विच का करंट निकालना है एबी का, इसलिए मैं I1 I2 I3 I4 नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूं। यहां से वी नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 2v नॉट 3v नॉट 4v नॉट 7v नॉट 2 3 4 सॉरी 6 हो जाएगा, 2 और एक 3 और एक 4 और 2 6, 6v नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 36 प्लस 18 54। कहां से वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 9 वोल्ट, यानी वी नॉट इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू 9 वोल्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों यहां का पोटेंशियल कितना आ गया 9 आ गया, और यहां का भी कितना आ गया 9 आ गया। अब हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, अगर आपको यहाँ का पोटेंशियल 9 दिया गया तो जल्दी से बताओ यहाँ पर करंट कितना बोलोगे, एक तरफ 18 एक तरफ 9, बीच में रेजिस्टेंस है 3, व्हाट शुड बी करंट, -18 9/3 यानी कितना आ गया ये 3 एम्पियर। मतलब बेटा यहां पर 3 एम्पियर करंट फ्लो कर, ठीक है। अब इसका करंट बताओ, यहां का करंट कितना बोलोगे 9 - 0/6, हाई 9 है, 0 लो पर है, यानी कितना बन गया ये 3/2, यानी कितना बन गया 1.5 एम्पियर। मतलब यहां पर करंट कितना है 1.5 एम्पियर। अब कहानी क्या बनती है, 3 एम्पियर आ रहा है लेकिन आगे 1.5 एम्पियर ही पहुंच पा रहा है, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में कितना करंट गया होगा भाई, 3 आया और आगे 1.5 ही जा पा रहा है, मतलब नीचे कितना निकल लिया होगा। ये वाला करंट अगर हम बनाएंगे तो कितना बनाएंगे बच्चों 3 - 1.5 यानी 1.5 एम्पियर। सो 1.5 एम्पियर करंट कहां से कहां जाएगा, ए से बी की तरफ। कोई डाउट? तो ए और बी बीच में स्विच में जो करंट निकालना था वो कितना आ रहा है 1.5।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले वी नॉट निकाला। अब वी नॉट निकालने का देखो मैं एक आपको और शॉर्टकट तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये एक तो नोडल मेथड हो गया, है ना। और अब बेटा हम इतने चैंपियन तो बन चुके हैं इस चैप्टर में कि हम इस वी नॉट को है ना और शॉर्टकट में निकाल लें, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में है क्या बेटा, ये इस तरह से बन गया, ये ए और बी मर्ज कर दिए हमने, तो ये 3 और 6 ऐसे बन गए। मर्ज कर दी ना, तो ये 3 हो गया, इधर ये 6 आ गया, और उसके बाद ये 6 और 3, और नीचे बैटरी कितने वोल्ट की लगाई, 18 वोल्ट की। ये वाला ए भी है, ये वाला बी भी है, दोनों को मर्ज कर दिया। अब बच्चों जरा देखो आप ध्यान से, ये आप बहुत इजीली बता सकते हो। 3 और 6 कितना बन गया, ये 2 ओम। 6 और 3 इधर भी कितना बन गया, 2 ओम। ये 2 ओम बन गया, इधर भी ये 2 ओम बन गया, और नीचे ये बैटरी लगी हुई है 18 वोल्ट की। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये 0 पर है, ये 18 पर है, ये 0 पर है, ये 18 पर है, तो बीच वाला आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने पर आएगा। टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट का दोनों में डिवाइड होना चाहिए, मतलब इसके हिस्से में कितना आएगा, 9 वोल्ट, और इसके हिस्से में भी कितना आएगा, 9। समझ में आ रही बात, कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, और दोनों रेजिस्टेंस बराबर है 2 ओम, तो सीधा बोल दो 9 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अब आप यहां पर डायरेक्ट बना सकते हो जो एक्चुअल सर्किट है ना। चलो मैं इसका सीधा प्रिंटेड डायग्राम दिखाता हूं कि ये 9 वोल्ट का डिफरेंस इधर भी आएगा और 9 वोल्ट का डिफरेंस इधर भी आएगा। अब वापस से आप ओरिजिनल सर्किट अगर बनाए तो 9 वोल्ट का डिफरेंस इधर आया और इधर भी 9 वोल्ट का डिफरेंस आया। ये 3 और 6 2 बन गया था मिलके, ये 6 और 3 ये भी 2 बन गया था मिलके। तो इस वाले के हिस्से में 9 वोल्ट है, इस वाले के हिस्से में भी 9 वोल्ट है। ठीक है, अब 9 वोल्ट डिफरेंस आ रहा है तो यहां का करंट में सीधा निकाल लिया 9/3 यानी 3 एम्पियर। 9 वोल्ट डिफरेंस इधर आ रहा है तो यहां का करंट में सीधा निकाल लिया 9/6 यानी 1.5 एम्पियर। तो डिफरेंस आपका आया 1.5 एम्पियर जो नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, नीचे वाली ब्रांच को देख के भी कर सकते हो। ठीक है, नीचे वाली ब्रांच को देखो, 9 वोल्ट का डिफरेंस तो आ ही रहा है, ये तो तय है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब यहां पर करंट आएगा 1.5 एम्पियर। देखो पॉइंटर को 1.5 एम्पियर। अब इस वाले को देखो, 9 वोल्ट का डिफरेंस तो है ही, रेजिस्टेंस है 3 ओम, मतलब यहां करंट चल रहा है 3 एम्पियर। 1.5 एम्पियर आया और 3 एम्पियर आगे पहुंचा, तो 1.5 एम्पियर में 1.5 एम्पियर करंट आके जुड़ा होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो। सो करंट का फ्लो इज 1.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। चलिए बच्चों, अब जरा कुछ और क्वेश्चन करते हैं नोडल टेक्निक वाले। वी आर गिवन वन मोर क्वेश्चन। For the circuit shown in the figure, the potential difference between points A and B is. A और B के बीच में बेटा हमें डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है। A ऊपर है, B नीचे है। इसको करने में KVL से कर सकते हो, करने में सेल कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, पर अभी इसको करेंगे नोडल मेथड से। तो देखो कैसे करेंगे नोडल मेथड से। आपसे एक सवाल पूछना है, उसका आंसर करिएगा। ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल या सीरीज? बोलो 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 बोलो, किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल या सीरीज? ये वाला ऊपर वाला 1 और ये वाला 1, आर दे इन पैरेलल
और आर दे इन सीरीज या हम नहीं कह सकते? सीरीज। एक चीज तो तुम्हें पता है, बैटरी जितना देती है उतना लेती है, पता है ना? जितना देगी उतना लेगी। इसमें जितना जाएगा उतना ही इसमें आएगा, मतलब इस पूरे में सेम करंट ही तो है। अब बताओ किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल या सीरीज? बोलो भाई किसमें लगे हुए? सीरीज है ना, भूलना नहीं है चीज। सेम वे में ये वाला 1 और ये वाला 1, इसमें भी सेम करंट जाएगा। किसमें लगे हुए? सीरीज में। ठीक है, पैरेलल अगर बोल रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। सीरीज में लगे हुए सेम करंट जा रहा है, एक ही वायर से जुड़े हुए ना, एक ही ब्रांच चल रही है, बीच में कोई डिवीजन नहीं आ रहा, सीरीज में बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा मेरा टारगेट है इसको नोडल मेथड से करना। तो देखो नोडल मेथड से करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले तो कोई बैटरी सेलेक्ट कर लो, ये वाली बैटरी सेलेक्ट कर ली, यहां पर 0 मान लिया, यहां पर 0 मान लिया तो इस साइड में 2 हो गया, यहां पर भी 2 हो गया, ये 0 हो गया, पर मैं इसको 0 नहीं बोल सकता, इसको 0 नहीं बोल सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो इसको क्या बोलूं फिर मैं? V बोल देता हूं, इसको V भी बोल देता हूं। अब मैं इसको क्या बोलूं? इसको भी मैं 0 नहीं बोल सकता क्योंकि फिर से रेजिस्टेंस आ गया, तो मुझे इसको नया नाम देना पड़ेगा, इसको X नाम देना पड़ेगा। फिर ये X हो गया तो ऊपर वाला X+2 हो जाएगा, और ये फिर ना तो X होगा ना VB होगा, इसको VA नाम दिया। तो अगर मैं नोडल मेथड से करने जाऊंगा तो एक तो VA वेरिएबल है, एक VB वेरिएबल है और एक X वेरिएबल, 3 वेरिएबल। हम नोडल मेथड तो तभी अप्लाई करेंगे जब एक वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हो गए तब तो सत्यानाश हो गया। कितनी इक्वेशंस बनाएंगे? एक A जंक्शन लेंगे, एक B जंक्शन लेंगे और फिर एक X लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम फिर भी अभी इसको नोडल मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। हम एक काम करते हैं बच्चों, इन दोनों को एक साथ सेट कर देते हैं, 1 और 2 को एक साथ सेट कर दिया, और 1 और 1 को एक साथ सेट कर दिया, एंड 1 और 1 को एक साथ सेट कर दिया। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं अगर यहां 0 लूंगा तो मैं यहां 0 नहीं ले सकता, एक ही तरफ आप 0 ले सकते हो। यहां पर ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं भाई 2-2, तो ये 0 कैसे बन जाएगा? लेकिन अगर कुछ ऐसा कर दूं कि मैं इस 1 को और 1 को एक साथ सेट कर दूं, तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी कि आप 1 और 1 को एक साथ ऊपर सेट करके 2 ओम लिख दो, और ये 2 वोल्ट एज इट इज, और बीच वाली ब्रांच में 4 ओम 4 वोल्ट है, ये एज इट इज, और ये यहां का जो 1 ओम था उसको मैंने ऊपर सेट कर दिया। ठीक है, और ये 1 और 1 इसको भी सेट करके इधर लिख दिया मैंने, कितना? 2 ओम। यहां पर ये 2 वोल्ट और ये एज इट इज। दिस पॉइंट वाज A एंड दिस पॉइंट वाज B। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहां पर 0 मान रहा हूं, तो ये भी 0, ये भी 0, अब ये भी 0 बोला जा सकता है क्योंकि अब ये किससे कनेक्ट हो गए? प्लेन वायर से कनेक्ट हो गए। ठीक है, जब मैं इस वाले सर्किट में कर रहा था तो ये 0 हुआ था, तो ये 0 नहीं ले सकता था, लेकिन अगर इस 1 को ऊपर पहुंचा दिया, 2 कर दिया, इस 1 को ऊपर पहुंचा दिया, सीरीज में 2 कर दिया, 1 और 1 2 एक साथ आप कर सकते हो बिकॉज दे आर इन सीरीज। राइट वाले भी 1 और 1 सीरीज में, लेफ्ट वाले भी 1 और 1 सीरीज में, तो वो सीरीज में आपने इकट्ठा लिख दिया, सीरीज में इकट्ठा लिख दिया तो कहानी आसान बन गई। ठीक है, बीच वाली बैटरी को छेड़ा ही नहीं हमने, बीच वाला 4 वोल्ट 4 ओम एज इट इज लगा हुआ है, बस इस 1 को ऊपर चिपका दिया और इधर वाले 1 को ऊपर चिपका दिया। अब इसको 0 लिया तो ये 0, ये 0, अब ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 यहां पर भी 0, यहां पर आ जाएगा 2, ये 0 ऊपर आ जाएगा यहां पर 2, ये यहां 0 यहां आ जाएगा 4। A का नहीं पता तो A वाले को आप मान लो X,
कितने वेरिएबल अब नजर आ रहे हैं? क्या अभी भी 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं या 1 वेरिएबल नजर आ रहा है? अब सिर्फ 1 वेरिएबल नजर आ रहा है। तो क्या अब हम नोडल मेथड लगा सकते हैं आसानी के साथ? हाँ, अब लगा सकते हैं। जब मैं यहां पर ये VA, VB, VC ले रहा था तब तो दिक्कत हो रही थी, है ना? तब तो आपके 3 वेरिएबल आ रहे थे, लेकिन अब हमारा सिर्फ 1 वेरिएबल नजर आ रहा है और हम अब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो बेटा मैंने यहां से एक करंट मान लिया I1, यहां नीचे मान लिया I2, इधर मान लिया I3। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो, तीनों को ऐड करके किसके बराबर? 0 के बराबर। जल्दी से करो इसको, देखो I1, I2, I3 को ऐड करते हैं। तो I1 को क्या लिखेंगे? x माइनस 2/2 प्लस x माइनस 4/4 प्लस x माइनस 2/2। x आ जाएगा, यहां से कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को। 2 और 1 3 और 2 5। 5x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ रही है? चेक करना भाई, क्या ये सही है? तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 2.4 वोल्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था यार? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में A का तो हो गया x और B का कितना हो गया? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 माइनस 0, यानी योर आंसर इज 2.4 वोल्ट। कितना टाइम लगा? हार्डली 2 मिनट्स लगे। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में दिए हुए आपको। ठीक है बेटा, तो दिमाग दौड़ाना है इस तरह से। नोडल मेथड आप पहली बार करो, पहली बार में 2 मिनट लगे अनन्या, जब ये टिप्स पर हो जाएगा तब तो 30 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, सो आपको इस तरह से रिड्यूस करना भी आना चाहिए कि ये दोनों भाई पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है, और सीरीज में लेकर के हमने ये वाला मेथड लगा के इसको खत्म कर दिया। ठीक है, सो आंसर इज 2.4 वोल्ट। चलो अब एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन को हम नोडल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2.4 आ रही है एंड योर आंसर इज दिस। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ए बी क्या है? ए का पोटेंशियल x के बराबर है बेटा और b का पोटेंशियल 0 के बराबर। कोई कैलकुलेशन नहीं है, x निकाल चुके हो, b को 0 रख दो। चलो वन मोर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बैटरी इज, इसको भी आपने हो सकता है पहले किया हो इसको, लेकिन अब हम कर रहे हैं इसको नोडल मेथड। नोडल मेथड से कैसे करेंगे? देखो, बैटरी को पकड़ लिया, एक बैटरी सेलेक्ट कर ली, ये 0 बना दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 4 बना दोगे आप। ये 0 तो ये भी 0 हो गया, और ये 0 तो इधर भी 0 हो गया। प्लेन वायर है, ये भी 0, ये भी 0। किस्सा खत्म, किस्सा खत्म। समझ गए क्यों खत्म? इधर भी 0 हो रहा है, इधर भी 0 हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बैटरी का करंट बताना है, मतलब ये वाला करंट बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत आसानी के साथ कर लेता हूँ। इस वाली ब्रांच में करंट कितना बोलूंगा? 4 माइनस 0/2, यानी कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इस वाली ब्रांच में भी करंट अगर आप बोलोगे, कितना बोलोगे? 4 माइनस 0/2, यानी कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इधर ये 2 एम्पियर जा रहा है और इधर भी 2 एम्पियर जा रहा है, मतलब यहाँ पर कितना एम्पियर करंट आया होगा? 4 एम्पियर करंट आया। ठीक है, ऊपर भी 2, राइट में भी 2। ये बिना नोडल के भी हो जाएगा, सीरीज पैरेलल लेके शॉर्ट सर्किट वगैरह जो भी अपन ने पढ़ा है वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, पर नोडल मेथड में ये बैटरी को पकड़ के 0 और ये इस तरह से अपन मानते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो सिर्फ नोडल मेथड से ही आसान होगा। फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। वेयर इज 4 ओम? ये रहा। अच्छे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट दे दिया। ऊपर ये 3 रेजिस्टेंस है, इनका समझ में ही नहीं आ रहा है सीरीज में है या पैरेलल में। बीच में 2 बैटरी फंसा रखी है,
और नीचे एक और रेजिस्टेंस दे दिया 4 ओम का। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा किसको सीरीज में ले किसको पैरेलल में ले। चलो करते हैं कोशिश। बैटरी को पकड़ लो, पकड़ लेते हैं बैटरी को। तो बैटरी को पकड़ा मैंने, इस वाली बैटरी को पकड़ लिया, तो इसके नेगेटिव पर 0 मान लिया। यहां पर 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये 0 है भाई, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इधर 0 है तो इधर 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। ऊपर वाले का नहीं पता, छोड़ो, गोली मारो ऊपर वाले को। निकालना किसमें? 4 ओम में निकालना। इजी इजी इजी। करंट इन 4 ओम कैसे होगा? 10 से 6 की तरफ, वैल्यू 10 माइनस 6/4। क्या आंसर आया? कितना टाइम लगा? अगर आपने नोडल मेथड नहीं पढ़ा होता क्या करते? सरेंडर कर देते, नहीं हो पाता है बेटा। केवीएल में तुम कितनी इक्वेशन बनाते, कितने लूप लेते, कितने लूप नजर आ रहे हैं तुम्हें? 1 2 3 4 कितने लूप लोगे? चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए नोडल मेथड से इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ध्यान रखना, दोनों बैटरी पर एक साथ 0 नहीं मानेंगे कभी, एक बैटरी को पकड़ेंगे, ठीक है। अगर एक बैटरी का नेगेटिव भी दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, देन हम यहां पर बोल सकते हैं 0-0 दोनों में हो जाए। चलो ये था आपका नोडल मेथड। अब इससे आप क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, जो मैं आपको बताऊंगा होमवर्क में। उसके बाद आप एक दो छोटी छोटी चीजें उनको ध्यान रखें कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज कभी अनबैलेंस कंडीशन में आता है इस प्रकार से, जिसमें R1 R2 R2 R1 ऐसे लगे हुए हैं, रिवर्स रेशियो में लगे हुए हैं, R1 R2 और R2 R1 लगे हुए हैं, और बीच वाला कोई नया रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है R3। तो R इक्विवेलेंट इसका क्या लिखेंगे बेटा? R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस 2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2 R3। जस्ट रिमेंबर दिस, सिर्फ इसको याद रखना है। ये स्टार डेल्टा मेथड है बेसिकली, लेकिन ये नीट में नहीं है, ये ट्रिपल ई में और जेई मेंस में और एडवांस में बताते हैं। पर हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें कि अगर कोई सर्किट ऐसा आ जाए जिसमें R1 R2 ऊपर हो और इधर R2 R1 और बीच वाला कोई R3, तो आप R इक्विवेलेंट को ऐसे बताएं। और इसका एक और तरीका, अगर जैसे मान लो आपको रेजिस्टेंस ये दी जा रही है, ये तो R1 है, ये R2 है, इधर R2 है, इधर R1 है, बीच वाला रेजिस्टेंस अगर R3 ना होके R1 ही हो जाए, तो R इक्विवेलेंट को सीधा लिख सकते हैं क्या? 7/5 इंटू R1। कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको आप यूज कर सकते हैं। क्या रखना? R1 R2 R2 R1 और बीच वाला R1 ही अगर हो जाए तो 7/5 इंटू R1 लिख सकते हैं। अगर मान लो बच्चों बीच वाला R2 हो जाए, तब आप R इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? 7/5 इंटू R2, है ना। R2 ये वाला रेजिस्टेंस ही हो जाए तो ऐसा करेंगे। और अगर मान लो बीच वाला R3 हो जाए तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज वैलिड होगी R3 के लिए, और ये R1 या R2 में से कोई भी एक अगर आ जाता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 7/5। हाँ, 7/5 इज परमानेंट, याद रखना उसको, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं सेल की। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। नोडल मेथड है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और एक ही वेरिएबल बनता है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक वेरिएबल में ही सारा किस्सा खत्म हो जाए। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल। फिर आज से तुम चैप्टर लिख करके ना कंफ्यूज कर रहे हो। 7/5 डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, R1 R2 R2 R1 और बीच वाला R1 या R2 में से कोई होता है
तो डायरेक्ट 7/5 इंटू R1, अगर बीच वाला R1 है तो, या 7/5 इंटू R2, बीच वाला R2 है तो। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, सेल ऐसी चीज है जो आप लोगों ने बायो में भी पढ़ी है, सेल ऐसी चीज है जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, और सेल अब ऐसी चीज है जो अपन फिजिक्स में भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो क्या आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है? हो चुका है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम सेल जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, इस तरह के सेल्स आपने पढ़े होंगे। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे के कुछ लॉ वगैरह कुछ ऐसा वैसा कुछ पढ़ा हुआ है ना? मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, पर मेरे को हल्का फुल्का याद कि ऐसा कुछ फैराडे के लॉ वगैरह भी आते थे क्या इसमें? कुछ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना? तो वहां पर तो चलो वो केमिकल रिएक्शन और क्या क्या आपने पढ़ा था। यहाँ पर हम फिजिक्स वाली चीज जो है वो देखेंगे कि फिजिक्स में सेल का क्या यूज है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेल को। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल में फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब बात करेंगे। सेल मतलब सिंपली जो हम बनाते हैं ना, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये नीचे जो भी मैं बना रहा हूँ जिसको मैं बैटरी बोलता हूँ वो एक्चुअल में एक सेल होता है। सेल और बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं। सेल एक इंडिविजुअल को बोलेंगे और अगर 2-3 ऐसे लगा दिए एक साथ तो उसको बैटरी बोल देंगे, है ना? एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही चीज है, एक ही सेल है तो सेल, अगर 2 या 3 सेल एक साथ मर्ज कर दिए तो उसको बैटरी बोल देंगे, पता होगा। ठीक है, अब इस सेल के 2 कंपोनेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। वन कंपोनेंट मतलब इसके अंदर की चीजें। वन कंपोनेंट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा कंपोनेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ नाम से फोर्स है, एक्चुअल में दिस इज नॉट द फोर्स। अब ईएमएफ है क्या? जो भी हम बैटरी लेते हैं, सेल लेते हैं, जो उसका वोल्टेज रीडिंग होता है, जैसे 5 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, 50 वोल्ट का बैटरी, 50 वोल्ट का, 60 वोल्ट का बैटरी, तो जो भी इसकी वोल्टेज रीडिंग होती है उसको ईएमएफ बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइंटिफिक टर्म पर जा रहा हूं कि ये ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको डिफाइन कैसे किया गया। बेटा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम के अनुसार बैटरी से, बैटरी या सेल में कुछ भी बोल सकता हूं ना, एक ही बात है। बैटरी बोल दूंगा, कभी कभी सेल बोल दूंगा, मतलब सेम ही चल रहा है। यहां से करंट आई ऐसे गया होगा, लाइक दिस, ऐसे फ्लो किया होगा। ये कौन सा डायरेक्शन बन गया करंट का? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो किया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, अब एक्चुअल में करंट होता क्या है? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं करंट बोल करके चार्ज बोल दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और करंट का जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि क्यू अमाउंट का चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो क्यू बाय टी करके हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा क्यू अपॉन टी। ठीक है, सो करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बेटा मान लो इस क्यू चार्ज को फ्लो करवाने में आपके सेल ने कुछ वर्क किया। भाई सेल पूरे रेजिस्टेंस को क्रॉस करवा के पूरे लूप में चक्कर लगवा रहा है क्यू चार्ज का। क्यू चार्ज कौन दे रहा है? सेल। पूरा चक्कर लगवा के कहां ला रहा है? वापस से अपने अंदर ले रहा है उसको। तो क्यू चार्ज को पूरा कंप्लीट चक्कर लगवाने में सेल कुछ ना कुछ वर्क करेगा, या कह सकते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी देगा।
क्यू चार्ज को चक्कर लगवाने में मान लो सेल ने W अमाउंट का वर्क किया या सेल ने W अमाउंट की एनर्जी दी। क्यों दी? चार्ज को लूप में चक्कर लगवाने के लिए। Q अमाउंट का चार्ज फ्लो करवाने के लिए सेल W अमाउंट का वर्क करता है। तो यूनिट अमाउंट का चार्ज फ्लो करवाने के लिए सेल कितना वर्क करेगा या कितनी एनर्जी देगा? बोलो। Q के लिए W अमाउंट का वर्क लगा, यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क लगेगा? W बाय Q। और इसी चीज को अपन बोलते हैं सेल का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स amount of work required in the flow of unit charge inside the loop is known as EMF of the cell. सेल को यूनिट चार्ज फ्लो करवाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा, ये सेल का EMF होता है। ठीक है, यूनिट चार्ज को चक्कर लगवाने के लिए सेल ने इतना वर्क किया। क्यू के लिए W वर्क किया था सेल ने। ध्यान रखना, सेल इज द मेन की। ये ऊपर वाला कैपिटल आर काम का नहीं है, हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल ने Q अमाउंट के चार्ज को फ्लो करवाने के लिए W अमाउंट का वर्क किया, तो यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए वो कितना वर्क करेगा? W बाय Q वर्क करेगा। और इसी को हम बोलते हैं EMF ऑफ द सेल, यानी W बाय Q। अब बच्चों आप थोड़ा सा याद करो, W वर्क और Q चार्ज, यानी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है? क्या यूनिट होती है ये? जूल पर कूलम क्या निकल के आता है? न्यूटन आता है या वोल्ट आता है? जूल पर कूलम, अरे पढ़ा था यार इलेक्ट्रोस्टेट में। अरे न्यूटन, हे भगवान, न्यूटन होता है जूल पर कूलम या वोल्ट होता है? वोल्ट होता है ना। तो EMF की यूनिट न्यूटन नहीं होती है, वोल्ट होती है। EMF सिर्फ नाम का फोर्स है, एक्चुअल में वो वोल्टेज ही है। तो बैटरी की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है? एक जनरलाइज चीज होती है कि अच्छा ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये यूनिट कूलम को चार्ज को फ्लो करवाने में 10 जूल का वर्क करेगी। अच्छा ये 50 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये यूनिट कूलम चार्ज फ्लो करवाने में 50 जूल का वर्क करेगी। अच्छा ये 100 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये यूनिट कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में 100 जूल का वर्क करेगी। तो जूल पर कूलम इज वोल्ट। ये 150 वोल्ट की बैटरी है, ये यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने में 150 जूल का वर्क करेगी, तो ये 150 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं भी प्रिंटेड आपको दिखा दूंगा, पर ये दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अमाउंट, बेटा वॉट तो पावर होता है, पढ़ा हुआ 11वीं क्लास में, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है जीत, पावर इज वॉट। तो ये EMF की बात हो गई। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन द फ्लो ऑफ अ यूनिट चार्ज इनसाइड द लूप इज कॉल्ड EMF। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? बस ये लास्ट चीज मैं बता रहा हूं, उसको बताने के लिए मैं यहां पर इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाता हूं। अच्छा एक बात बताना, तुम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था आप लोगों को या नहीं? बस ये लास्ट चीज है बेटा, जल्दी से देख लो इसको, जल्दी से। बताया था क्या? नहीं बताया। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी कितनी बजे है? 3:25 पर है ना। अभी 10 मिनट है, मैं आपके बस 2 मिनट और लूंगा, और वो 2 मिनट बहुत ही काम के 2 मिनट। सेल एक्चुअल में कैसा होता है? सेल में ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये पॉजिटिव वाला जिसको हम बड़े से बनाते हैं, ये नेगेटिव वाला जिसको हम छोटे से बनाते हैं, और यहाँ बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इस तरह से बच्चों सेल होता है।
दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं? थक गए हो तुम लोग? चलो कई लोग कह रहे नेक्स्ट में बताएंगे, तो नेक्स्ट में बताते हैं। खा पी करके बैठा करो यार, खाना वाना खाते हो नहीं खाते हो तुम लोग? अभी मेरे ख्याल से तुम लोग ना 20 बरस के भी नहीं होंगे। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 20 साल 20 इयर्स को क्रॉस कर चुका है मेरे अलावा? है ना, नहीं हो ना? अभी से तुम लोग थक रहे हो। हाँ, यहाँ देखो, मैंने 2 बार कोविड झेला है, आप स्टूडेंट नहीं मेरी एज तो आपसे ज्यादा ही है ना। 50 इयर्स के सर? नहीं बेटा, मैं 70 इयर्स का हूँ, 50 भी कम बोल दिया आपने। तो थोड़ा सा ध्यान रखो यार, एनर्जेटिक रहा करो। है ये बच्चों की तरह, सर टाइम हो गया है, सर नेक्स्ट क्लास, सर 15 मिनट्स का ब्रेक तो मिलना चाहिए। ऐसा लगता है जेल वेल में बैठे हुए ना। जेल से छूटने वाली जो फीलिंग आती है वैसी फीलिंग आती है क्लास से छूटने वाली। चलो एक काम करते हैं, फिर इसको अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे और मिलते हैं फिर। अगली क्लास अपनी कब होगी? कल ही होगी, है ना? अब कल मेरी लास्ट वाली क्लास होगी शायद, तो उस क्लास में अच्छे से तबीयत से बैठना खा पी करके, और अपन ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे। आज नोडल मेथड के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और मेक श्योर बच्चों कि क्लास खत्म होने से पहले कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन ना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। बाय 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 बच्चों।